स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। महाराष्ट्र में एक बार फिर मेरा हिंदुत्व और तेरा हिंदुत्व की जंग तेज हो गई है। इस बार निशाने पर है उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व पर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है और बागियों की फौज इकट्ठा कर ली है। बीजेपी के हिंदुत्व पर सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले शिंदे का दावा है कि उनके साथ 34 विधायक मौजूद हैं। उद्धव के लिए, उद्धव सरकार के लिए यह संकट की घड़ी है। और एक बार फिर आस टिकी है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर, जिन्होंने थोड़ी देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव के कामकाज पर विश्वास जताया और लगे हाथों बीजेपी पर भी निशाना साध दिया। पवार ने आरोप लगाया कि 2.5 साल में 3 बार सरकार गिराने की कोशिश हुई है। एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद शिवसेना में उबाल सा आ गया है। आज शाम 6 बजे शिवसेना बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी मुंबई के लोअर परेल में शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन करेगी। वही उम्मीद जताई जा रही है कि एनसीपी नेता शरद पवार आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, ये सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, क्योंकि महासंकट महाराष्ट्र की सरकार पर घेरा सकता है। जिस तरीके का दावा एकनाथ शिंदे की तरफ से किया जा रहा है कि तकरीबन 35 विधायक उनके साथ हैं, सूरत में मौजूद हैं। शिवसेना के 34 बागी विधायकों के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 34 बागी विधायक मौजूद हैं, सूरत में मौजूद हैं और इसी को लेकर लगातार जो उठापटक है वो देखने को मिल रही है। तो शिवसेना के 34 बागी विधायकों के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे का पहला रिएक्शन आया है। बागी विधायकों के साथ सूरत के होटल में मौजूद शिंदे ने कहा है कि हम बाला साहब के शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। हम बाला साहब के सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। ट्वीट के जरिए उन्होंने ये संदेश तो दे दिया है कि वो इस बार झुकने वाले नहीं हैं, मानने वाले नहीं हैं। और यह साफ इशारा किया है कि जिस रास्ते पर शिवसेना चल रही है वो उस रास्ते पर नहीं जाना चाहती, यानी कि तेरा हिंदुत्व वर्सेस मेरा हिंदुत्व देखने को मिल रहा है। और ये सियासी जंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर आरोप लगाया उससे साफ हो गया कि एक तरह से जो फैसले शिवसेना ले रही है, शिवसेना की सरकार ले रही है, महाविकास अघाड़ी की सरकार ले रही है, उससे एकनाथ शिंदे सहमत नहीं है। और इसके बाद वो 34 विधायकों के साथ सूरत के एक 5 स्टार होटल में मौजूद हैं। और महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री 1980 में बतौर शाखा प्रमुख वो जुड़े और ठाणे कोपरी पंचपखाड़ी सीट से 4 बार एमएलए चुने गए। शिवसेना के लिए जेल भी गए हैं और एक बड़े नेता हैं, उनका कद बड़ा ऊंचा है, लेकिन उनकी नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही थी। हम सीधा अब राजीव का रुख करेंगे, जो कि सूरत से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस होटल में मौजूद हैं ये तमाम विधायक, वहां पर किस तरीके की हलचल है? अभी तक बीजेपी विधायक कूटे जाकर मिले थे, लेकिन क्या किसी के और के भी आने की संभावना है वहां पर? बिल्कुल, देखिए, संजय कुटे जो होटल के अंदर गए थे अभी तक निकले नहीं है, तो माना जा सकता है कि अभी भी संजय कुटे की बैठक जो है एकनाथ शिंदे के साथ में चल रही है, क्योंकि अनौपचारिक तौर पर यह बात कही जा रही है कि संजय कुटे को जो बीजेपी ने यहां पर भेजा है उसके पीछे बीजेपी कुछ ना कुछ एक रणनीति बनाई थी। जो प्रस्ताव एकनाथ शिंदे को देना था वो प्रस्ताव लेकर यहां पर संजय कुटे पहुंचे। हालांकि बीजेपी के जो बड़े नेता है चंद्रकांत पाटिल, महाराष्ट्र अध्यक्ष, वो जरूर ये बात कह रहे हैं कि कुटे के निजी रिश्ते हैं और निजी रिश्तों की वजह से हो सकता है कि वो मिलने पहुंचे हों। लेकिन राजनीति में कोई बात यूं ही नहीं होती, कोई बात सामान्य नहीं होती है, हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो जाहिर बात है अगर संजय कुटे यहां पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ यहां पर एक राजनीतिक मैसेज लेकर पहुंचे हैं। लेकिन वो मैसेज क्या है, जब संजय कुटे निकलेंगे तो जरूर साफ होगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक देर शाम तक संभव है कि कुछ बीजेपी के बड़े नेता यहां पर आ सकते हैं, लेकिन यह बात तब होगी जब एकनाथ शिंदे के साथ में एक दौर की सार्थक बातचीत हो जाए, कुछ सकारात्मक बात निकल आ पाए। लेकिन इतना भी तय है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने बगावत की है शिवसेना के साथ में, वो आसान नहीं है कि दोबारा वो शिवसेना के साथ जाए। एक तरफ उन्हें उनके पद से भी हटा दिया गया है और दूसरी तरफ वो जिस तरह का ट्वीट कर रहे हैं कि वो शिवसेना के बाला साहब ठाकरे के कट्टर समर्थक हैं। राजीव, और मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए सूरत के एक 5 स्टार होटल में मौजूद हैं, गुजरात के सूरत में। और आज रात 8 बजे हो सकती है शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मीटिंग। शरद पवार आज मुंबई जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 सालों में ये तीसरी कोशिश है जब महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन कभी नहीं करेंगे। नौबत आती है कि सरकार गिरती है तो वो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे।
जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज द थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना इससे पहले कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकल कर वो वापस आ गए। सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 साल सरकार ठीक से चल रहा है। कल वहाँ इलेक्शन था और जहाँ तक एनसीपी है कि एनसीपी के 2 कैंडिडेट थे और दोनों कैंडिडेट को जो वोटों का कोटा हम लोगों ने दिया था वो पूरी तरह से मिला। एनसीपी का एक भी वोट इधर से उधर नहीं गया। बिल्कुल डिसिप्लिनली हमारे एमएलए ने वोटिंग वहाँ किया और इससे वो जो कुछ कल का इंसिडेंट था इसमें हम किसी में हम नाराज नहीं है। एक बात सच है कि हमारे फ्रंट का एक कैंडिडेट वो जीत नहीं सका, वहाँ कुछ वोटों की कमियाँ वहाँ आ गई, मगर ये अन्य पॉलिटिकल पार्टी का जो कोटा था और अन्य पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी थी उनका कैंडिडेट जिताने के लिए उसमें कामयाबी नहीं आई। मगर हम वापस जाने के बाद ज़रूर हमारे साथियों के साथ बातचीत करेंगे ऐसे क्यों हुआ और हुआ तो कैसे करेक्ट एक्शन ले सकते हैं इस पर हम ध्यान देंगे। यहाँ की जो स्थिति है वो देखने के बाद इससे कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, इस पर मेरा पूरा भरोसा है। बिल्कुल हम विजय कांग्रेस, विजय एनसीपी, विजय शिवसेना हम तीनों ही साथ, मगर जब तक एग्जैक्टली क्या इशू है और कैसे रिजॉल्व करना इसमें शिवसेना की गाइडलाइन हमें मिलती नहीं, तब तक इस पर हम कुछ कदम उठाना ठीक नहीं। वही ऐसे जब इलेक्शन होते हैं तो क्रॉस वोटिंग होते हैं, ये कोई आज की बात नहीं। इससे पहले पिछले 50 सालों में कई बार मैंने देखा है कि क्रॉस वोटिंग होता है, क्रॉस वोटिंग होता है और फिर सरकार चलती है। और देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा सारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देवेंद्र जी आपसे सवाल है मेरा कि फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में किसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है और सूरत में क्या चल रहा है? निश्चित तौर पे फिलहाल संकट के हिसाब से अगर बात करें तो उस पर शिवसेना को लेकर बहुत ज़्यादा संकट दिख रहा है और अगर वो सरकार बचाने में सफल होती है तो निश्चित तौर पे इसके लिए उसको बहुत कुछ प्रयास करना होगा और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जिसे कहते हैं उस हिसाब से करना होगा, क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके इतने सारे विधायक वहाँ से निकल के सूरत जा चुके हैं और बीजेपी भले ही आपको फ्रंट पे नहीं दिख रही है, एक फेस के तौर पर इस पूरे सीन में नहीं दिख रही है, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के कुछ बड़े नेता इसके आर्किटेक्ट हैं। महाराष्ट्र के हिसाब से बात करें तो देवेंद्र फडणवीस जाहिर तौर पर इस पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं, दिल्ली में बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा संगठन के 2 नेता, एक दिल्ली में जो बैठे नेता हैं और दूसरे महाराष्ट्र के जो संगठन के एक नेता हैं, वो पर्दे के पीछे से इन सारी चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बेहतर अवसर है, जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के विधायकों में अगर इतना असंतोष है और इस तरह की स्थिति है तो उस अवसर का फायदा उठाते हुए उन विधायकों को अपने साथ लेकर आया जाए और सरकार बनाया जाए। सरकार बनाने की जो प्रक्रिया होगी, जाहिर तौर पर अगर बहुमत ये दिखेगा कि इनके साथ है और वहाँ की सरकार अल्पमत में है तो फिर राज्यपाल को इस बात के लिए कहा जाएगा, राज्यपाल के सामने ज्ञापन दिया जा सकता है, परेड भी कराया जा सकता है। उसके बाद राज्यपाल निश्चित तौर पे हाउस को बोलेंगे, हालांकि अभी वहाँ पे अध्यक्ष नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, लेकिन उपाध्यक्ष को बोलेंगे कि जल्द से जल्द विश्वास मत हासिल किया जाए। तो ये सारी प्रक्रिया आगे आने वाले दिनों में दिख सकती है। अगर सूरत जो विधायक गए हैं वो इंटैक्ट रहते हैं तो इंटैक्ट का मतलब ये हुआ कि शिवसेना से अलग जाके जो बगावती तेवर दिखा रहे हैं, अगर वो इस तेवर को बरकरार रखते हैं तो दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि संभव है कि महाराष्ट्र में बीजेपी अपने नेताओं को सुरक्षित करने के लिए, अपने विधायकों को सुरक्षित करने के लिए भी कहीं मूव कराए, क्योंकि बीजेपी अगर संपर्क करने की कोशिश कर रही है तो जाहिर तौर पे अब महाविकास आघाड़ी के नेता भी शरद पवार या हो या उद्धव ठाकरे हो, वो भी ये कोशिश करेंगे कि बीजेपी के कुछ विधायकों को तोड़ा जाए। तो वहाँ पे एक आपको ज़बरदस्त खींचतान वाली परिस्थिति दिख सकती है अगले कुछ घंटों में या 1 से 2 दिनों के अंदर।
बिल्कुल, देखिए इस तरफ भी ध्यान बिल्कुल देना होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से भी जुड़े हुए हैं। दिनेश, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो बात अभी देवेंद्र कह रहे थे कि देखिए अगर एक पलड़ा भारी दिख रहा है, अगर शिवसेना के कुछ विधायक बागी होकर सूरत में मौजूद हैं, तो अब ये कोशिश शिवसेना की तरफ से होगी, सरकार की तरफ से होगी कि जो दूसरे खेमे के विधायक यानी बीजेपी के विधायक है उन पर डोरे डाले जाएं। इस तरीके की कोई हलचल नजर आती है वहां पर? देखिए, फिलहाल तो इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शिवसेना को और महाविकास आघाड़ी को पहले अपना घर संभालना है। कांग्रेस ने पहल शुरू कर दी, उनके 44 विधायक एक साथ इस तरह का दावा वो कर रहे हैं। एनसीपी ने भी अपने तमाम विधायकों से बातचीत की। जो प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, उन्होंने हर एक विधायक से खुद व्यक्तिगत तौर पर बात की और दावा किया है उस बातचीत के बाद कि सभी विधायक एक साथ है। समस्या सिर्फ और सिर्फ इस समय जो है वो शिवसेना के साथ है, क्योंकि आज जो उद्धव ठाकरे के घर पर बैठक हुई थी वहां पर बहुत ही कम संख्या में विधायक पहुंचे थे, और जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है और कुछ एक ऐसे भी विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ नहीं है लेकिन सुबह से नॉट रीचेबल है और वो मुंबई के किसी अलग अलग होटलों में रुके हुए हैं। तो उद्धव ठाकरे की कोशिश यही है कि फिलहाल अपने घर को संभाले, जो उनके विधायक हैं और जो जितने भी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं या फिर एकनाथ शिंदे को समर्थन करते हैं, उनमें से सिर्फ कुछ एक विधायक को अगर छोड़ दिया जाए, जो कोर ग्रुप है एकनाथ शिंदे का, वो और उनके साथ कुछ 10 विधायक, लेकिन जो अन्य 20 विधायक के 20 के आसपास का जो आंकड़ा बनता है, उन विधायकों को शिवसेना मनाने की कोशिश कर रही है। शिवसेना को लग रहा है कि ये विधायक कमजोर कड़ी हो सकते हैं, वो भले ही चले गए हों अपने भावनाओं में बहकर या फिर उनके व्यक्तिगत इंटरेस्ट को देखते हुए एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, लेकिन उन्हें दोबारा वापस लाया जा सकता है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अपने सबसे करीबी राइट हैंड पर्सन मिलिंद नार्वेकर को जिम्मेदारी दी कि वो जाए, बात करे, कन्विंस करे, उनके मुद्दों को समझे। लेकिन इसमें मिलिंद नार्वेकर कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन उद्धव ठाकरे की इस पूरी लड़ाई में अभी जो है कांग्रेस के कई नेताओं से बात हुई और एनसीपी के नेताओं से बात हुई। उनका कहना है कि वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार बच जाए, क्योंकि जितने बड़ी संख्या में एकनाथ शिंदे अपने साथ विधायकों को लेकर गए हैं, तो टेक्निकली फिलहाल अगर देखा जाए तो जो जादुई आंकड़ा होना चाहिए वो अभी फिलहाल शायद नहीं है, और इसीलिए तीनों ही दल मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जो नाराज विधायकों को मनाया जाए। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में सियासी संकट पर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान आया है। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान के पैटर्न पर महाराष्ट्र में सरकार गिराने की साजिश रचने का काम कर रही है, लेकिन सरकार गिराने का बीजेपी का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। संजय राउत ने यह माना कि उनकी पार्टी के विधायक गुजरात में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर विधायक लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लौटने नहीं दिया जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि विधायकों से संपर्क कर लिया गया है। ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है जिसमें, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। हाँ, सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहां है। उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। क्या इस बारे में आपकी उद्धव जी से शरद पवार जी सबसे चर्चा चल रही है। माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है, शुरू है। उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है। मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हो। इससे पहले भी देखा था 80 घंटे की सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी, सभी एमएलए वापस आ गए थे। क्या उसी तरह की इसी तरह से हमारे सभी सभी हमारे एमएलए वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी जो एमएलए है वो पुराने शिवसैनिक है, निष्ठावान शिवसैनिक है। शिवसेना के बुरे समय में भी हमारे साथ रहे, अब तो अच्छा समय है। तो संजय राउत लोकेशन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ राजेश लगातार बने हुए। राजेश, लोकेशन को लेकर कह रहे हैं कि सूरत में ही क्यों रखा गया, लेकिन सवाल यह भी है कि एकनाथ शिंदे ने सूरत ही क्यों चुना? संजय राउत की बात करें तो
पिछले 2.5-3 सालों से उनका जो बात करने का तरीका रहा है वो एक जैसा ही रहा है। वो लगातार हर मुद्दे पर बीजेपी को ही घेरते हैं, हर मुद्दे के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। यही वजह है कि जब विधायक सूरत में रुके हैं तो वो बीजेपी पर ही हमला बोल रहे हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे क्यों गए हैं इस बात पर वो साफ साफ कोई भी बयान देते हुए नजर नहीं आ रहा है कि आखिर क्या वो नाराज थे तो आखिर किस बात से नाराज थे, क्या उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई या नहीं, इस बात पर वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2.5 सालों से जिस तरीके से हर मामले पर वो बीजेपी को घेरते, इस मामले में भी वो बीजेपी को घेर रहे हैं। और दूसरी बात रही सूरत जाने की शिवसेना के विधायकों की, एकनाथ शिंदे की, तो बगल का राज्य है, सीधे यहां से जो डिस्टेंस है सूरत का वो बहुत ज्यादा नहीं है और 3 से 4 घंटे में आप यहां से मुंबई से अगर रात को आप निकलते हैं तो सूरत पहुंच जाते हैं। बीजेपी रूल्ड स्टेट है। अगर एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी से खफा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते, वो बीजेपी के साथ ही रहना चाहते, तो उन्होंने सूरत चुना, उन्होंने बीजेपी रूल्ड स्टेट से चुना ताकि वहां पर बैठकर वो अपनी बातें जो हैं वो सही तरीके से रख पाए, सही लोगों तक पहुंचा पाए। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे अभी फिलहाल सूरत में है। वहीं थोड़ी देर पहले आप शरद पवार का जिक्र कर रहे थे विवेक कि क्या इस बार भी शरद पवार इस मामले को सुलझा पाएंगे, क्या सरकार बचा पाएंगे। शरद पवार ने कहा कि इसके पहले भी 2 बार ऐसी कोशिशें हुई, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह थी कि इसके पहले जो 2 कोशिशें हुई थी उसमें कहीं ना कहीं एनसीपी इन्वॉल्व थी, चाहे वो अजीत पवार का मामला हो या फिर अनिल देशमुख का मामला हो। इन दोनों मामलों में सरकार गिरने की जब बात हो रही थी तो उसमें एनसीपी इन्वॉल्व थी। यही वजह है कि शरद पवार ने अपने कुनबे को बचाए रखा था और महाविकास आघाड़ी जो है, सरकार जो है वो काम करती रही। लेकिन इस बार मामला शिवसेना का है, शिवसेना का पेच फंसा है, शिवसेना के विधायक बागी हुए हैं। इसमें शरद पवार किस तरीके का रोल प्ले करते हैं और उनकी बात शिवसेना के जो विधायक हैं वो कितना मानते हैं, इस पर बड़ा सवालिया निशान है। यही वजह है कि इस बार उद्धव सरकार यानी महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए राह बहुत मुश्किल है। विवेक, बिल्कुल, देखिए मुश्किल राहें नजर आ रही हैं और इसीलिए ये महासंकट इसे कहा जा रहा है कि ये महाराष्ट्र सरकार पर महासंकट के तौर पर है। देवेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए संजय राउत जिस तरीके से बोल रहे हैं और जिस तरीके से निशाना साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, वो उनकी पुरानी शैली का ही परिचय देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो वो बोल रहे हैं और जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो बिल्कुल भी एक साथ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। और संजय राउत का जिक्र बीजेपी के नेता भी करते नजर आते हैं एकनाथ शिंदे के साथ। तो क्या ये सब क्या चल रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या बता रहा है? देखिए, एक चीज़ तो तय है कि ये बिना बीजेपी के शह के, बिना बीजेपी के समर्थन के, बिना बीजेपी के भरोसे के ये सब कुछ नहीं हो सकता। अगर एकनाथ शिंदे इस प्रकार का कदम उठा रहे हैं तो जाहिर तौर पे वो भरोसा उन्होंने लिया है और जो हमारे सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि वो भरोसा उन्होंने बीजेपी से भी लिया है। लेकिन आपको मैं एक दिलचस्प चीज़ बताऊँ कि शरद पवार ने जो कहा 3 बार वो अटेम्प्ट छोड़ दीजिए, सिर्फ एकनाथ शिंदे के बगावत की बात करें तो इससे पहले 3 दफ़ा उन्होंने अपनी बात की थी और वो ये बता रहे थे कि वो बहुत नाराज़ हैं, उनके विधायक अलग होना चाहते हैं और ऐन वक्त पर खुद एकनाथ शिंदे ही पीछे हट गए थे। बीजेपी के एक टॉप सोर्स ने हमें ये बताया कि उसके बाद उन्हें ये भरोसा नहीं था कि एकनाथ शिंदे कोई इतना बड़ा कदम आगे कभी उठा पाएंगे, क्योंकि ऐन वक्त पर एक रात पहले वो जाकर पलट जाते थे। वो एक जो पॉलिटिकल गट्स की बात कहते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं लैक करते थे वो, जिसके चलते वो ऐसा कदम नहीं उठाते थे। इस बार क्योंकि इतना बड़ा कदम उन्होंने उठा लिया है, बीजेपी निश्चित तौर पे इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रही है। हालांकि आप देखें तो इस पूरे मसले पे आपको बीजेपी के नेता बहुत कम दिखेंगे जो खुल कर आकर इस मामले को लेकर खूब ज़्यादा बयानबाजी करें। उसकी वजह ये है कि पिछली बार अजीत पवार एपिसोड में बीजेपी को जिस प्रकार की किरकिरी का सामना करना पड़ा था, जाहिर तौर पर पार्टी इस बार छाछ भी फूंक फूंक के पीना चाहती है और ये नहीं चाहती कि वो ये सीधे सीधे दिखे कि ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड वो कर रही है। इस नाराज़गी का फ़ायदा उठाने के लिए बीजेपी के नेता आगे ज़रूर आएंगे, फिलहाल पर्दे के पीछे हैं और बहुत फूंक फूंक कर सधे हुए कदम जिसे कहते हैं उसके हिसाब से हालात पर नज़र रखा जा रहा है। अगर वो नंबर सूरत में जितने हैं वो अगर विरोध में इंटैक्ट रहते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी उसके बाद खुलकर आपको सामने दिखेगी। जी बिल्कुल देवेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे और राजेश हमारे साथ लगातार सूरत से बने हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, महाराष्ट्र की सियासी उथल पुथल के बीच बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने एक बड़ा बयान दिया है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि नॉट रीचेबल चल रहे एकनाथ शिंदे पर अभी कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। इसके साथ ही उन्होंने संजय राउत पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उद्धव सरकार में हो रही बगावत की स्क्रिप्ट कोई और नहीं बल्कि खुद संजय राउत लिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी ने नॉट रीचेबल होना, इस विषय पर कुछ कहना ये थोड़ा प्री मैच्योर होगा, थोड़ा समय जाना पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है। हम उसको बहुत बारीकाई से उसको
ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन शिवसेना के नेता संजय राउत ने साफ कहा है कि बीजेपी ही करवा रही है, इसलिए गुजरात ले जाया गया है, इसका इस्तेमाल हो रहा है। मैंने जैसे नाना पटोले जी के केंद्र का हस्तक्षेप विधान परिषद में इस पर बोला था कि हारने के बाद एक स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है, वो नाना पटोले ने पहले से बनाई। वैसे अभी ये जो बगावत हुई है उसकी स्क्रिप्ट संजय राउत लिख रहे हैं। और राजीव सूरत से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राजीव, सूरत में कुछ हलचल देख पा रहे हैं, क्या हो रहा है वहां? बिल्कुल, देखिए इस वक्त यहाँ पर एक गाड़ी आई हुई है और यहाँ पर इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद शिवसेना के नेता हैं, लेकिन चूंकि अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर क्राउड है और इस वजह से यहाँ पर जो है उनके स्पष्ट तौर पर उनका चेहरा भी नहीं दिख रहा है कि आखिर कौन है, और फिलहाल इन्हें पुलिस ने अंदर जाने की इजाजत नहीं दी है। और आप देखिए यहाँ पर होटल के बाहर किस तरह से पुलिस ने इनको रोक कर रखा है इस गाड़ी को। जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि होटल के अंदर कोई भी शख्स जो है वो दाखिल नहीं हो सकता है जब तक एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई सकारात्मक रिस्पांस नहीं मिलेगा, तब तक एकनाथ शिंदे से कोई मिल नहीं सकेगा। और यही वजह से जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र कह रहे थे कि गुजरात क्यों ले जाया गया, तो गुजरात ले जाने के पीछे एक वजह थी। गुजरात में एक सेफ पैसेज मिलता है और इसी वजह से यहाँ पर जो है लाया गया है सूरत में। यहाँ पर जाहिर बात है कि कोई भी नेता है शिवसेना का या किसी अन्य पार्टी का, जब तक एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा तब तक कोई भी नेता एकनाथ शिंदे से मुलाकात नहीं कर सकेगा। यहाँ पर आप देखिए, आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं अमित हमारे कैमरामैन के जरिए, और देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं एक नेता जो हैं वो यहाँ पर, लेकिन पुलिस ने उन्हें यहाँ पर रोक कर रखा है और इस वजह से इनकी गाड़ी यहाँ गेट पर ही खड़ी हुई है। फिलहाल चूंकि बहुत ज्यादा क्राउड है और अब देखिए ये गाड़ी अंदर गई है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि एक गाड़ी यहाँ पर अंदर जाते हुए आपको तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हलचल बनी हुई है, अभी तक मिलिंद नार्वेकर नहीं आए हैं, रविंद्र फाटक नहीं आए। ये आपको कंफर्म कर दूं कि ना यहाँ पर रविंद्र फाटक और मिलिंद नार्वेकर के आने की बात कही जा रही थी, लेकिन मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक नहीं आए हुए हैं। ये बात पूरी तरह से कंफर्म है क्योंकि अंदर गाड़ी के अंदर नार्वेकर और रविंद्र फाटक नहीं थे। बिल्कुल, लेकिन सिक्योरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर एक शख्स जो होटल पहुंच रहा है उसे पुलिस बारीकी से पूछताछ कर रही है और बारीकी से पूछताछ करने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। देवेंद्र पाराशर हमारे साथ लगातार बने हुए। देवेंद्र, सवाल यह है कि इसके बाद अगला कदम शिवसेना का क्या होगा, क्योंकि जो आरोप और जो रास्ता अख्तियार किया है एकनाथ शिंदे ने और जो आरोप ट्वीट करके लगाए हैं, उसे बहुत मुश्किल यह लग रहा है कि वो वापसी का रास्ता चुनेंगे। बिल्कुल, और शिवसेना सोर्सेज की तरफ से जो बात ये कही गई कि वो सशर्त वार्ता करने को तैयार हैं, शिंदे की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। निश्चित तौर पे जिन नेताओं को भेजा गया है, नार्वेकर उनके करीबी बताए जाते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इतना बड़ा कदम उठाया और जैसा कि पहले मैं आपको बता रहा था कि 3 बार इससे पहले वो ये कोशिश कर चुके थे और ऐन वक्त पर उन्होंने अपना कदम पीछे खींचा था। तो जाहिर तौर पर एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने इस बार ये काम किया है, ये कदम उठाया, और ऐसे में कोई ऐसा प्रस्ताव उनके पास चला जाता है जिसपे वो वहाँ से पीछे हटकर अचानक पीछे आ जाएँ, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या वाकई ऐसा कोई प्रस्ताव है तो एकनाथ शिंदे को वहां से कदम पीछे खींच ले। बीजेपी नेताओं को निश्चित तौर पे इस बात का इंतजार रहेगा कि एकनाथ शिंदे पहले खुलकर अपनी बात कहें और अपना स्टैंड क्लियर कर दें, उसके बाद बीजेपी फिर इस गेम में शामिल होगी। फिलहाल पर्दे के पीछे से बीजेपी सब कुछ देख रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिहाज से बहुत बड़े मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी इस क्राइसिस से अपने आप को बाहर निकालने को लेकर। और वहाँ पर एकनाथ शिंदे को जो समस्याएं रही हैं वो समस्या ऐसी नहीं रही है कि किसी एक वजह के चलते उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अगर ऐसा होता तो फिर मैनेजमेंट करना आसान हो जाता है। एकनाथ शिंदे को एक तरफ उनके अपने मंत्रालय को लेकर शिकायत है, दूसरी तरफ उनके पॉलिटिकल वेट को लेकर शिकायत है कि हमारे यहाँ किसी और को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा समय में एक्यूमुलेट हुई हैं। और दूसरी चीज़, देवेंद्र फडणवीस के वो बहुत करीबी बताए जाते हैं, उद्धव ठाकरे से ज़्यादा करीबी वो देवेंद्र फडणवीस को बताए जाते हैं, और ऐसे में समझा जा सकता है कि ये इक्वेशन अगर इस हद तक गया है तो फिर आगे क्या गुल खिला सकता है। बिल्कुल, यार देखिए, और यही तमाम सवाल हैं, यही तमाम जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। राजेश, हम सूरत के होटल के बाहर से तस्वीरें देख रहे हैं कि वहां पर बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं। अगर कोई गाड़ी अंदर जाना चाहती है, कोई नेता मिलना चाहता है तो पहले परमिशन ली जा रही है। जब सकारात्मक जवाब आ रहा है एकनाथ शिंदे की तरफ से तभी कोई गाड़ी अंदर जा पा रही है। अब सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे कब खुलकर सामने आएंगे, उनको इतना वक्त क्यों लग रहा है बाहर आने में, बताने में, किस चीज का इंतजार उनकी तरफ से किया जा रहा होगा?
देखिए, पहले वक्त निर्धारित किया गया था दोपहर के 12 बजे की जो खबरें आई थी एकनाथ शिंदे के कैंप से बताया गया था कि 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर 2 बजे का वक्त सामने आया, लेकिन एकनाथ शिंदे अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। अभी तक वो ये सामने आकर उन्होंने नहीं बताया कि आखिर कौन कौन उनके साथ है और वो किस बात पे खफा है, आगे का उनका रुख क्या होगा। तो इंतजार यही किया जा रहा है कि आज देर शाम होते होते एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आएंगे, कैमरों के सामने आएंगे, अपने विधायकों को भी लेकर आएंगे और बताएंगे कि आखिर वो क्यों शिवसेना से अलग होकर सूरत में इस वक्त कैंप कर रहे हैं। विधान परिषद में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसके पीछे क्या वजह रही है और एकाएक नॉट रीचेबल वो क्यों हो गए, ये सारी बातें जो है वो एकनाथ शिंदे फिलहाल उनके पास इन सारे सवालों का जवाब है। और ये कयास लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आज शाम होते होते, देर शाम होते जब बीजेपी के नेताओं से उनकी बात हो जाएगी और कुछ फाइनल हो जाएगा, कुछ अंतिम हो जाएगा, उसके बाद वो सामने आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। प्राची, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।